भाई क्या हो गया, जहाज में बैठने की तमीज नहीं है जो कुहनियां मारे जा रही हो। जुबैर जो अभी तक सही तरीके से होश में नहीं आया था बड़बड़ाते हुए बोला, जल्दी उठो, हमारा जहाज हाईजैक कर लिया गया है। साकिब ने सरगोशी करते हुए कहा। क्या? जुबैर ने क्या वो खींचते हुए घबराहट के आलम में कहा और बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। अब उसकी नींद ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे गधे के सर से सींग। सुनो, अभी पायलट ने यही ऐलान किया है, लेकिन ये नहीं पता कि हाईजैकर्स कौन लोग हैं और इनके अज़ाइम क्या हैं। जहाज में शोर बढ़ता जा रहा था और साकिब फिर भी कदरे हल्की आवाज में बोला, लेकिन मुझे तो अभी तक हाईजैकर नजर नहीं आ रहा। कहीं ये मजाक तो नहीं? वो कहीं आज अप्रैल की पहली तारीख तो नहीं? हो सकता है जहाज का अमला हमारे साथ अप्रैल फूल मना रहा हो। जुबैर सरगोशी करते हुए बोला, अप्रैल फूल के चचा, ये अप्रैल का महीना नहीं है। बक बक बंद करो और जल्दी से आइंदा की हिकमत अमली तय करो। साकिब ने कमर के गिर्द लिपटी बेड गैर महसूस अंदाज में खोलते हुए कहा तो जुबैर भी जल्दी से बेड खोलने लगा ताकि किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में मुश्किल न हो। इसी दौरान अगली नशिस्त पर बैठे शुएब, वकास और इमरान हरकत में आ चुके थे और उठने के लिए पतोर ही रहे थे कि स्पीकर से दोबारा आवाज उठी, खबरदार कोई शख्स अपनी जगह से ना हिले वरना उसे गोली मार दी जाएगी। सारे मुसाफिर हमारे निशाने पर हैं। हमें चंद दहशतगर्दों की तलाश है। शनाख्त होते ही आप सबको छोड़ दिया जाएगा। इमरान, ये भारत के हाईजैकर्स हैं जो यकीनन हमारी तलाश में है। हमारा मेकअप हमारे काम आ रहा है। इससे पहले कि वो हमें तलाश कर ले हमें ही कुछ करना होगा। वकास आहिस्तगी से बोला, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि ये भारत के ही हाईजैकर्स हैं? इमरान ने हैरानगी से पूछा। मैं जो आवाज सुन लूं उसे सालों याद रखता हूँ। ये वही आवाज है जो हमने इंटरव्यू वाले दिन मास्टर खान के कमरे में सुनी थी और जिसकी पिटाई शुएब ने लगाई थी। याद आया? वकास ने अपनी यादाश्त का शानदार मुजाहरा करते हुए याद दिलाया। ओह, इसका मतलब है अभी तक भारत की इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी हुई है। हालांकि मास्टर खान इन्हें ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि इनका टारगेट भारत नहीं है। इमरान ने बात मुकम्मल की तो शुएब ने भी आहिस्तगी से सर हिलाया और पुरसुकून अंदाज में बोला, ये बातें करने का नहीं, कुछ कर गुजरने का वक्त है। यहाँ कैमरे नहीं लगे। यकीनन उनके कुछ आदमी हमारे आसपास ही सीटों पर मौजूद हैं। जिसकी धमकी अभी दी गई है, हमें फौरन इन आदमियों को ट्रेस करके काबू करना है। ये याद रखना कि इनका हाथों में असलहा बिल्कुल तैयार होगा। जरा सी भी गलती हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। तुम दोनों अलर्ट हो जाओ, मैं पीछे साकिब और जुबैर से राब्ता करता हूँ। ये क्या कर शुएब ने अपनी कमीज के बटन को घुमाया तो माइक ऑन हो गया। राब्ता होते ही शुएब ने कहा, मैं शुएब बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ साकिब के सीने पर बटन ने हरकत की तो वो भी समझ गया कि अगली सीटों से राब्ता हो रहा है। उसने भी सबसे ऊपर वाला बटन घुमाया तो शुएब की आवाज सुनाई दी। जवाब में साकिब ने आहिस्तगी से कहा, हाँ सुन रहा हूँ, ओवर। शुएब ने कहा, साकिब, ये भारत के हाईजैकर्स हैं जो हमें तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे तब्दील होने की वजह से हमें सही से शिनाख्त नहीं कर पा रहे और सामने भी नहीं आ रहे। उनके आदमी हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं। इन्हें ट्रेस करो, एक्शन लेने की तुम्हें इजाजत है, मगर एहतियात से, ओवर। ओके, ओवर। साकिब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अभी तक कोई हाईजैकर सामने नहीं आया था, लेकिन शुएब की अकाबी नजरों ने एक एजेंट को ट्रेस कर दिया जो शुएब के बराबर वाली कतार में थोड़ा सा आगे बैठा हुआ था, जिसकी आंखें मुसलसल खामोशी के साथ मुसाफिरों के चेहरों पर पिसर रही थी, मगर वो इन पांचों के मासूम और मेकअप ज़दा चेहरों से धोखा खा रहा था। इन पांचों ने भी बगैर किसी परेशानी का इजहार किए अपने ऊपर मजीद मासूमियत तारी कर रखी थी। दूसरी तरफ साकिब और जुबैर ने भी एक एजेंट को ढूंढ निकाला जो इनकी सीट के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। निशानदही होते ही साकिब ने शुएब को सिग्नल पास किया और अचानक अपनी सीट से ऐसे उछला जैसे उसकी सीट पर स्प्रिंग लगे हों और पीछे बैठे हुए शख्स पर हमला कर दिया। उसने भी कोट की जेब में मौजूद पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन साकिब की हैरत अंगेज फुर्ती ने उसे बेबस कर दिया। फिर भी एक जोरदार हाथ साकिब के सीने पर दबा, लेकिन साकिब का जानदार फौलादी मुक्का उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ चुका था और पिस्टल उसके हाथ से निकलकर सीट के नीचे जा चुकी थी। दूसरी तरफ शुएब ने मौका गनीमत जानकर आगे बैठे हुए एजेंट पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन दबोच ली, जो अपने साथी पर हमला करते देखकर पीछे मुतवज्जा था और फायर करना चाहता था। शुएब ने उसकी गर्दन पर ऐसा दबाव डाला कि उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी कि शुएब के गूंसे थे और उसका मुंह। इतनी देर में इमरान, वकास और जुबैर कॉकपिट की तरफ भागे और जैसे ही वो कॉकपिट के दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक दरवाजा खुला और दो लंबे तिरंगे नौजवान शोर शराबा सुनकर जदीद हथियार लिए बाहर आ गए। अभी वो हालात को समझने भी नहीं पाए थे कि सेकंड के 1000वें हिस्से में जुबैर ने भागते भागते फ्लाइंग जंप लगाकर दोनों हाईजैकर्स को काबू करते हुए कॉकपिट के अध खुले दरवाजे से अंदर जा गया और पांचवा हाईजैकर जो असला के जोर पर पायलट्स को काबू किए हुए था, इस अचानक आफत से बुखला गया और इसी बुखलाहट का फायदा उठाते हुए जूनियर पायलट ने उस पर हमला कर दिया। शायद वो भी कुछ लड़ना पड़ना जानता था, इसीलिए फौरन उसके सीने पर चढ़ गया और 2-4 बूंसों में उसे अदमुआ कर दिया। जुबैर जिन दो हाईजैकर्स को लेकर गिरा था, इनकी इमरान, वकास और जुबैर ने मिलकर खूब दरकत बनाई और साकिब और शुएब की मदद के लिए तो जहाज के सारे मुसाफिर मौजूद थे। कोई लातें, कोई गुस्से और कोई जूतों से उनकी पिटाई लगा रहा था, जबकि साकिब और शुएब बांधने के लिए रस्सी तलाश कर रहे थे। 15 मिनट बाद वो पांचों हाईजैकर्स को बांधने के बाद कॉकपिट के कोने में फेंक कर हाथ जाड़ रहे थे और सारे मुसाफिर इन हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ इनकी बहादुरी की दाद दे रहे थे।
पायलट ने बताया कि हाईजैकर्स 5 अफराद की तलाश में थे जिनकी तस्वीरें उनके पास मौजूद थी और वो जहाज को कराची ले जाकर ईंधन भरवाने के बाद नेपाल ले जाना चाहते थे, जबकि लहजे से वो इंडियन लग रहे थे। इसके बाद पायलट ने दोबारा कराची एयरपोर्ट से राब्ता करके इतला दी कि 5 बहादुर लड़कों ने हाईजैकर्स को काबू कर लिया है और हालात काबू में हैं। थोड़ी देर बाद जहाज कराची एयरपोर्ट के रनवे पर उतर चुका था। इमरान ने चारों की तवज्जो खिड़की से बाहर के मंजर की तरफ दिलाई तो उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट को चारों तरफ से पाकिस्तानी कमांडोज घेरे में ले चुके थे और मुख्तलिफ अखबारात के बेशुमार फोटोग्राफर्स दौड़ते हुए जहाज की तस्वीर उतार रहे थे और कई फायर ब्रिगेड गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ रही थी, जबकि इन 5 के चेहरों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही मुसाफिरों ने इनके मना करने के बावजूद इन कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तानी कमांडोज फौरन जहाज पर चढ़ गए और हाईजैकर्स को घसीटते हुए बाहर ले आए। एयरपोर्ट के अमले ने 5 हीरोज के गलों में फूलों के हार डाले। वो 5 सहाफियों के सवालात के जवाबात देते हुए वेटिंग रूम तक आए तो वहाँ उनके वालिदैन भी मौजूद थे जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। वो नहीं जानते थे कि आज के हीरोज उन्हीं के बेटे हैं। वकास जब अपनी अम्मी के करीब से अनजान बनकर गुजर रहा था तो अचानक उसकी अम्मी वकास मेरे बेटे कहते हुए उससे लिपट गई। बेकअप में होने के बावजूद उन्होंने वकास की महसूस मुस्कुराहट से उसे पहचान लिया था। वकास को अपनी अम्मी से मिलते देखकर बाकी चारों भी अपने वालिदैन को हैरानो परेशान करते हुए उनसे लिपट गए। दूसरे दिन मुल्क के तमाम अखबारात की 6 सुर्खियों में इन 5 के कारनामों की तफसील इनकी तस्वीरों के साथ दर्ज थी कि 5 नौउम्र लड़कों ने भारत के हाईजैकर्स को गिरफ्तार करवा दिया और वो 5 अखबार में अपनी मेकअप ज़दा शक्लें देखकर हंस रहे थे क्योंकि हीरोज की शक्लें तो उसी दिन केमिकल से धुलकर हमेशा के लिए गुमनाम हो गई थी। राम राम सर, राम राम, गजब हो गया सर। अशोक कुमार चीखते हुए भारत की खुफिया तंजीम रा के चीफ एजेंट राहुल के कमरे में घुस आया। उसका सांस फूल रहा था जैसे काफी तेज दौड़ते हुए आया हो। अरे रे रे, आराम से अशोक, आराम से। धीरज बाबा धीरज, ज्यादा परेशान मत हो, बोलो क्या बात है। मजबूत असाब के मालिक राहुल ने बगैर किसी परेशानी से कहा। सर वो 5 छोकरे तो लोहे के चने निकले। उन्होंने हमारा मिशन PK-007 नाकाम बना दिया और हमारे 5 साथी पाकिस्तानी कमांडोज के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। अशोक ने एक ही सांस में सारी रिपोर्ट पेश कर दी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 5 बच्चे हमारे तरबियत याफ्ता एजेंट्स पर काबू पा लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी इतला दुरुस्त करो वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। राहुल गुस्से में चिंगाड़ते हुए बोला। सर ये इतला तस्दीक शुदा है। 1 घंटे पहले तक मेरा उनसे राब्ता था। वो मुझे हर लम्हे की रिपोर्ट दे रहे थे। उनके बयान के मुताबिक वो 5 लड़के अभी तक जहाज में शिनाख्त नहीं हो सके और कोशिश जारी है। फिर थोड़ी देर बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और अजीबो गरीब आवाजें आने लगी जैसे जहाज में लड़ाई हो रही हो। और अभी पाकिस्तान से हमारे एजेंट मोहन ने इतला दी है कि वो 5 गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तो पाकिस्तान टीवी भी इसकी रिपोर्ट दे रहा है। क्या कह रहे हो तुम बेवकूफ? राहुल ने जल्दी से लपक कर टीवी रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया जिस पर कराची एयरपोर्ट से बराह रास्त एक शख्स तफसीलात बयान कर रहा था। राहुल ने गुस्से में रिमोट पटक दिया और फोन उठाकर सेक्रेटरी को हदायत देते हुए कहा, जल्दी से तमाम जिम्मेदारान को इतला दो कि ठीक 15 मिनट बाद मीटिंग हॉल में पहुंच जाएं, हम आइंदा की प्लानिंग तय करेंगे। हदायत देने के बाद वो शौक से कहने लगा, तुम फौरन मोहन से राब्ता कायम करो और उससे कहो कि वो किसी तरह गिरफ्तार साथियों से राब्ता करे और उन्हें हदायत दे कि वो अपना मुंह बंद रखें बस। बहुत खूब भाई, जबरदस्त, तुम 5 ने तो मुझे खुश कर दिया। मास्टर खान ने तारीफी नजरों से 5 लड़कों को देखते हुए कहा। मास्टर खान इतला मिलते ही फौरन कराची पहुंचे थे और 5 को रात के खाने पर बुलाया था। सर ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी तरबियत का नतीजा है, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। इमरान ने आजिजी से कहा तो मास्टर खान ने आगे बढ़कर इमरान को गले लगा लिया। नहीं भाई, ये सब तुम्हारे सच्चे जज्बों की वजह से मुमकिन हुआ और वैसे भी अल्लाह के शेरों पर अल्लाह का हाथ होता है। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने अपने पहले ही मार्के में जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया है, लेकिन अब बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि भारत के न सिर्फ सारे एजेंट हरकत में हैं बल्कि इनके हाथों के तोते भी उड़ गए होंगे। मास्टर खान ने खुश होते हुए कहा, सर अब आइंदा के लिए क्या हुक्म है? मेरे ख्याल में हमें आपस में राब्ता कायम रखना चाहिए और हर हफ्ते मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा। शोएब ने मशवरा दिया। बहुत अच्छा मशवरा है, मेरा भी यही ख्याल था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। मेरे ख्याल में हर जुम्मा की शाम हम इसी मुकाम पर मीटिंग करेंगे और हालात के मुताबिक आइंदा का लाहा अमल तय करेंगे। मास्टर खान ने 5 के चेहरों पर निगाह डालते हुए कहा, बिल्कुल सर ये ठीक है, लेकिन सर ये भारतीय एजेंट जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, इनका क्या इलाज किया जाए? ज़ुबैर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, इस सिलसिले में मैं रा की हाई कमान से बात कर चुका हूँ कि बिला वजह हमारे साथ टक्कर मत लो, ये जबरदस्ती दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। अगर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें तो आप भी कर सकते हैं, वरना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली और खुद ही मुसीबत में फंस गए। बहरहाल हम सिर्फ दिफाई पोजीशन अख्तियार करेंगे और खुद कोई कार्रवाई करने से गुरेज करेंगे। मास्टर खान ने दो टोक अंदाज में अपनी पॉलिसी वाजे करते हुए कहा, सर मुझे आपकी बात से इत्तफाक है, लेकिन हमें इस खबीस दुश्मन से छुटकारा पाने की कोई तरकीब जरूर सोचनी चाहिए।
वरना हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल भारत का सबसे करीबी दोस्त है, और अगर बिलफर्ज भारत ने इसराइल से मदद मांग ली तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे और हमारा मिशन भी अधूरा रह जाएगा। साकिब ने बात मुकम्मल की तो सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के साए लहराने लगी। हूँ वाकई हमारी तो इस तरफ नजर ही नहीं गई, तुम तो वाकई बहुत दूर की कोड़ी लाए हो। खैर इस मसले पर मिलकर सोचते हैं और आइंदा इजलास में कोई हिकमत अमली तय करेंगे। ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। मास्टर खान ने मीटिंग बर्खास्त करते हुए कहा तो सारे लड़के उठ खड़े हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मिशन PK007 नाकाम हो चुका है और हमारे 5 साथी गिरफ्तार हैं, और इसी सिलसिले में ये हंगामी इजलास बुलाया गया है। राहुल ने राह के जिम्मेदारान को मुखातिब करते हुए कहा, बॉस मेरे ख्याल में हमें पहले वो वजूहात मालूम करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। एक मेंबर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वजूहात को गोली मारो, मैंने 5 गिरफ्तार एजेंटों के डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। कल सुबह तक वो मौत के मुंह में पहुंच चुके होंगे। ऐसे बुजदिल और निकम्मे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लेकिन बास ये तो ज्यादती है, हमें इनको छुड़ाना चाहिए। वो हमारे मुल्क का सरमाया है, हिंदुस्तान ने उनके ऊपर अपना पैसा खर्च किया है और उन्होंने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगाई है। अगर आज वो गिरफ्तार हैं तो क्या हम उन्हें मार डाले? इस तरह तो आइंदा देश की खातिर कोई काम नहीं करेगा। अशोक को गुस्सा आ गया, उसने तकरीर शुरू कर दी। शट अप, बकवास बंद करो, उनकी मौत का फैसला हो चुका है, अब हमें आइंदा की मंसूबाबंदी करनी है। ओके, राहुल ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राहुल साहिब। अशोक ये कहते हुए अपनी नशीस्त से खड़ा हो गया। अच्छा तो हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं, तो फिर तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए राहुल ने अचानक पिस्टल निकाली और अशोक के सीने का निशाना लेकर लगातार 3-4 फायर किए, और थोड़ी देर बाद अशोक का बेजान लाशा हाल के कीमती कालीन को खून से रंगीन कर रहा था। सारे हाल में सन्नाटा तारी हो चुका था। अशोक की लाश बाहर जा चुकी थी। इतने करीबी साथी को इतनी आसानी से मौत के मुंह में जाते देखकर सारे एजेंटों को अपनी मौत भी करीब नजर आ रही थी और वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो चुके थे। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमें इन 5 पाकिस्तानी छोकरों ने इनके बास मास्टर खान के गिर्द घेरा डालना है। इस सिलसिले में मुझे आप सब लोगों की तजावीज दरकार है। राहुल ने पिस्टल कोट की जेब में रखते हुए इतने इत्मीनान से कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉस ये मास्टर खान वही है ना जो कई अरसा तक भारत में जासूसी करता रहा है और आजकल पाकिस्तान में रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा है। एक एजेंट ने सवालिया अंदाज में तस्दीक करनी चाहिए। रिटायर्ड नहीं बल्कि अब हमारे लिए मजीद मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। चंद महीने पहले उसने अखबार में इश्तहार देकर 5 बच्चों को जमा किया जो हमारी इतलात के मुताबिक हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। उसने इनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी और इन्हें हर तरह के हालात का सामना करने की तरबियत दी, जिसकी तफसीली रिपोर्ट हमारे एजेंट के जरिए हमारे पास पहुंच चुकी है। इन 5 लड़कों की तस्वीर खुफिया तौर पर ले ली गई हैं और हाइशी पते भी हासिल कर लिए गए हैं। बहरहाल मुझे वो लड़के जिंदा हालत में चाहिए, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो हैं क्या चीज। राहुल ने गुस्से से आंखें बाहर निकालते हुए कहा, जिसमें सफाकियत वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हमें भरपूर प्लानिंग तैयार करके पाकिस्तान भेजनी होगी ताकि हमें दोबारा नाकामी का मुंह न देखना पड़े। एक और एजेंट ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, नहीं इस दफा मैं खुद ऑपरेशन की निगरानी करूंगा और हम पूरा ग्रुप भारत से तैयार करेंगे और तुम में से चंद अफराद मेरे साथ होंगे। इस बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहूंगा। तुम में से कौन कौन इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहेगा? राहुल ने अचानक तमाम इमरान से सवाल कर डाला, जिसके जवाब में सारे एजेंट एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। कोई भी खुशी से मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे तुम लोग तो अभी से डर गए। इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन इंतहाई खुफिया होगा जिसमें मुकेश, जितेंद्र और राजेश मेरे साथ पाकिस्तान जाएंगे और बाकी अफराद यहीं से कंट्रोल संभालेंगे। बाकी तफसीलात हम अभी मीटिंग में तय करेंगे। इस ऐलान के साथ ही मुकेश, जितेंद्र और राजेश के चेहरों पर बेबसी के आसार वाज़े तौर पर नमूदार हो चुके थे। शाम का अखबार पढ़ते हुए साकिब की नजरें एक खबर पर जम गई। पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज के लिए बड़ी तादाद में भारतीय शायकीन कराची पहुंच चुके हैं। तफसीलात में लिखा था कि इस सीरीज को देखने के नाम पर शरपसंदों की आमद खारिज अज अमकान नहीं। साकिब की छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। खतरे की घंटियां उसके दिमाग में मंदिर के घंटे की तरह बज रही थी। अभी वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ जुबैर की आवाज सुनाई दी, साकिब, इमरान को गुलशन इकबाल से अगवा कर लिया गया है। क्या इतनी जल्दी? साकिब ने हैरत से कहा, इतनी जल्दी से तुम्हारी क्या मुराल है? क्या तुम्हें पहले से भी कुछ मालूम है? जुबैर ने फौरन साकिब के अल्फाज पकड़ लिए। हाँ, आज एक खबर पड़ी तो अचानक छठी हिस्स बेदार हो गई कि जरूर कुछ होने वाला है, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल अब क्या करना है? साकिब ने पूछा। अभी मेरे पास वकास का फोन आया था, हमें फौरन मरकज पहुंचना है। जुबैर ने मुख्तसर इत्तला दी और साकिब ने ओके कहकर फोन रख दिया। मीटिंग हॉल में मास्टर खान बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। साकिब और वकास पहुंच चुके थे, अलबत्ता जुबैर अभी तक गायब था। अल्लाह खैर करे, ये जुबैर पता नहीं कहाँ रह गया। हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं क्योंकि अब हमारे पास इंतजार का वक्त नहीं। मास्टर खान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले,
मेरे ख्याल में उसकी बाइक पंक्चर हो गई है, कहीं रास्ते में फंसा होगा। साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा। साकिब, तुम्हें इसकी इतला है या ऐसे ही डींगे मार रहे हो? मास्टर खान ने साकिब को गुस्से से घूरते हुए कहा। तो साकिब ने फौरन माजरत करते हुए कहा, सर माफी चाहता हूँ, वैसे ही मेरे जहन में एक बात आ गई थी। इसी दौरान मास्टर खान के मोबाइल की आवाज गूंज उठी और मेज पर रखा हुआ मोबाइल थरथरा उठा। मास्टर खान ने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ जुबैर था। सर दरअसल मेरी, जुबैर ने अभी इतना ही कहा था कि मास्टर खान बेसाख्ता बोले, हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? हम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। मास्टर खान न चाहते हुए भी साकिब की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है? जुबैर की आवाज में बला की हैरत पोशीदा थी। तफसीलात आने के बाद अभी ये बताओ कि कब पहुंच रहे हो? मास्टर खान ने जुबैर की हैरानी को नजरअंदाज करते हुए कहा। सर बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप मीटिंग शुरू कीजिए। जुबैर ने बात खत्म की और मास्टर खान ने ओके कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। भाई तुम इंसान हो या जिन? ये तो वाकई पंक्चर हो गई। मुझे तो तुम पर शक होता जा रहा है। जरूर तुम्हारे पास कोई गैरबी ताकत है। मास्टर खान भी काफी हद तक सटपटा गए थे। सर ये तो सिर्फ अंदाजा लगाना है। अब अगर मेरे अक्सर अंदाजे दुरुस्त हो जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? आप मना करेंगे तो आइंदा मुंह बंद रखूंगा। साकिब ने आखिरी जुमला ऐसे कहा जैसे धमकी दे रहा हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे मुंह खोलने में ही हमारा फायदा है। वैसे भी तुम मुंह बंद रख ही नहीं सकते। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं ना? मास्टर खान ने साकिब के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तो साकिब ने मुस्कुराते हुए जवाब में कंधे उचका दिए। सर जुबैर से तो बात हो गई, मगर ये शुएब कहाँ गायब है? वकास ने तशवीश का इजहार किया। शुएब गायब नहीं, फील्ड में है। बस जुबैर आने ही वाला है, फिर हम सारी बातें एक साथ ही कर लेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।